प्रश्न नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कहा गया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। आपको एक समचतुर्भुज मिला है ए बी सी डी। तो जैसे मान लो कि ये मुझे एक समचतुर्भुज दिया है, ठीक है, ए बी सी डी, मतलब इसके अंदर समचतुर्भुज के सारे गुण हैं। और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। कहने का मतलब पी बिंदु जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो ए बी का मध्य बिंदु है पी, इसी तरीके से बी सी का मध्य बिंदु है क्यू, सी डी का मध्य बिंदु है आर और इसका मध्य बिंदु है एस। हमें दर्शाना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत होगा। पी क्यू आर एस, अगर मैं इन सभी मध्य बिंदुओं को जोड़ दूं तो ये एक आयत बनेगा, ऐसा मुझे दर्शाना है भाई। अब आयत दर्शाने के लिए मैंने आपको दो गुण लिखवाए थे, दो स्पेशल गुण। आपको याद हो तो एक गुण तो मैंने लिखवाया था कि इसका एक कोण 90 डिग्री होता है ना भाई। किसी भी चतुर्भुज को अगर मुझे आयत दर्शाना है ना तो एक काम कर दें, उसका एक कोण 90 डिग्री दिखा दें। अच्छा, दूसरा गुण मैंने लिखवाया था कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन वो गुण थोड़ा सा गलत था, उसको आप मिटा दीजिए। उसकी जगह लिख दिए कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। पता भी है यार कि आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं। वैसे विकर्ण भी बराबर होते हैं आयत के, ऐसा जरूरी नहीं कि विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन सिर्फ आप विकर्णों को बराबर दिखा करके किसी को आयत नहीं कह सकते। मैंने पिछली बार आपको क्या कहा था कि भाई अगर किसी चतुर्भुज को मुझे आयत दर्शाना है ना तो उसके अंदर मैं विकर्ण को बराबर दिखा दूँ तो आयत बन जाएगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अगर विकर्ण बराबर हो तो वो आयत नहीं बनता, ठीक। तो उसकी जगह आप ये लिखो, क्योंकि जब आप किसी भी आकृति में ये दोनों गुण दिखा देंगे ना तो वो पक्की बात है वो आयत ही बनेगा, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? यानी अगर मुझे पी क्यू आर एस को एक आयत दर्शाना है ना तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे इसका एक कोण 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा और इसके आमने सामने की भुजाओं को बराबर दिखाना पड़ेगा। जैसे ये दोनों गुण दिखा दूंगा तो ये अपने आप ही हमारा आयत बन जाएगा। अब इसको दिखाओगे कैसे? इसके आमने सामने की भुजाओं को बराबर कैसे दिखाओगे? तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम AC को जोड़ देंगे, ठीक है। अब AC को जोड़ने से क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका पहले क्वेश्चन जैसा बन जाएगा, ठीक है ना। आपको याद हो यहाँ पर भी वही था, PQRS। यहाँ पर मध्य बिंदु दे ही रखे हैं, ये भी मध्य बिंदुओं से जुड़ा वाला रेखाखंड है, तो ये दोनों आपके बराबर आ गई थी। याद है आपको? ये दोनों भी आपकी बराबर आ गई थी और समांतर भी आ गई थी, है ना। ऐसे ही ये वाली भुजा भी आपके बराबर आ गई थी इस भुजा के और समांतर भी आ गई थी। तो हम यहाँ से मध्य बिंदु प्रमेय का यूज़ करके आमने सामने वाली भुजाओं को बराबर दिखा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, है ना। यानी सेकंड पार्ट तो हमारा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब मुझे यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री दिखाना है, मतलब मुझे कैसे ना कैसे करके एंगल P को 90 डिग्री का दिखाना है। अब इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री कैसे दिखाओगे? इसके लिए काम करेंगे, हम B और D को भी जोड़ देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब यहाँ पर आप देखिए ये एक छोटा सा चतुर्भुज बन जाएगा, है ना। और ये आपका बनेगा छोटा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है कि उसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, है ना। मुझे पता है कि ये कोण 90 डिग्री का पाएगा। कैसे पाएगा भाई 90 डिग्री का? क्योंकि देखो यहाँ पर AC और BD एक दूसरे को काट रहे हैं, ये दोनों के दोनों विकर्ण है ना। और जब किसी समचतुर्भुज के, क्योंकि ABCD आपको समचतुर्भुज दिया है, यानी ABCD के विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जब किसी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी ये कोण तो पक्का 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं तो ये कोण तो 90 का होगा। ये कोण 90 का है तो ऑटोमेटिक बात है ये कोण भी हमारा 90 का
पाएगा। आमने सामने कोण बराबर होते हैं ना, तो ये 90 का तो ये भी क्या पाएगा, 90 का पाएगा। तो इस तरीके से मैं इस चतुर्भुज को पी क्यू आर एस इसको एक आयत कह पाऊँगा, क्योंकि मैंने इसकी आमने सामने की भुजाओं को भी बराबर दिखा दिया और इसका एक कोण भी 90 दिखा दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लग सकता है लेंथी है, थोड़ा सा आपको अटपटा सा भी लग सकता है, लेकिन जब आप इसको अपने आप करेंगे ना, अब मैंने आपको सारे स्टेप बता दिए, जब आप इसको अपने आप करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वापस से स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले आप पी क्यू को आर एस के बराबर दिखाओ, ऐसे ही एस पी को आर क्यू के बराबर दिखाओ, ठीक है। इसके बाद आप इस कोण को 90 डिग्री दिखाने के लिए इस छोटे वाले को समांतर चतुर्भुज दिखा दो, इससे आमने सामने कोण बराबर हो जाएंगे, यानी ये 90 का तो ये भी हमारा 90 का हो जाएगा। तो पहले आप खुद ब खुद करो, उसके बाद ना समझ में आए तो इसको देख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे हल, ठीक। अच्छा, सिद्ध क्या करना है और जो दिया है वो आप लिख लीजिएगा। मुझे सिद्ध करना है कि एक आयत है और मुझे ये दे रखा है कि एक समचतुर्भुज है ना। मैं डायरेक्टली यहाँ से सिद्ध करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने स्टेप क्या किया, हमने कहा कि एस और आर मध्य बिंदु हैं, इसका मतलब एस आर समांतर होगा ए सी के और एस आर आधा भी होगा ए सी के। हमने पढ़ रखा है मध्य बिंदु प्रमेय से, तो लिख देंगे एस आर समांतर ए सी और एस आर बराबर है आधा ए सी के। रीजन क्या लिखोगे, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। अब इसी तरीके से पी क्यू ये भी समांतर हो जाएगा ए सी के और आधा भी हो जाएगा, तो इसके लिख दो पी क्यू समांतर ए सी होगा और पी क्यू आधा हो जाएगा ए सी के। रीजन मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि भाई एस आर ए सी के समांतर है, पी क्यू भी ए की समांतर है, तो इसका मतलब एस आर और पी क्यू ये भी समांतर हुए, ठीक है। और एस आर बराबर है हाफ ए सी के, पी क्यू भी बराबर है हाफ ए सी के, मतलब ये दोनों सेम चीज़ के बराबर है, तो इसका तो ये दोनों भी बराबर हुए, ठीक है। और जब किसी चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा बराबर और समांतर आ जाती है, जैसे इसके अंदर देखो पी क्यू एस आर के बराबर भी आ गया और समांतर भी आ गया, तो जब किसी चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा बराबर और समांतर आ जाती है तो वो बन जाता है आपका समांतर चतुर्भुज, है ना। यानी ये भुजा इसके बराबर भी होगी समांतर भी होगी, ऐसे ही ये वाली भुजा इसके भी बराबर होगी और समांतर होगी, है ना। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। इसी प्रकार ये जो भुजा है एस पी ये आर क्यू के समांतर भी हो जाएगी और बराबर हो जाएगी, एस पी समांतर हो जाएगी आर क्यू के और एस पी बराबर हो जाएगी आर क्यू के। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर आमने सामने की भुजाओं को, भाई इस भुजा को इस भुजा के आमने सामने की भुजाओं को मैंने बराबर दिखा दिया ना, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर दिखा दी, बराबर भी होगी और साथ साथ समांतर भी होगी, है ना। तो ये हमने कर दिया। अब मेरा दूसरा काम क्या रह गया कि कैसे ना कैसे करके इस छोटे वाले त्रिभुज को, छोटे वाले चतुर्भुज को, इस छोटे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज दिखाया जाए, क्योंकि जब समांतर चतुर्भुज दिखाओगे तभी तो आप कह पाओगे कि इसके आमने सामने कौन बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के आप कैसे कह पाओगे कि ये आमने सामने कौन बराबर होंगे, तो सबसे पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये छोटा वाला चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो इसके लिए आप क्या करो, इसका नाम दे दो, जैसे इसका नाम दे दो कुछ भी अपनी मर्जी से, GHI दे दो, GHI। तो हम क्या कहते हैं कि भाई PG जो है वो समांतर मिलेगा HI के। क्यों भाई, क्योंकि देखो आपने PQ को AC के समांतर दिखाया था,
ये रहा, दिखाया था ना, इस पूरी भुजा को इस पूरी भुजा के समांतर दिखा दिया था। और जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो आप उसको चाहे कितना छोटा कर लो, कितना ही बड़ा कर लो, जब पी क्यू और ए सी समांतर हैं तो उसको मैं चाहे जितना छोटा कर लूँ और जितना भी बड़ा कर लूँ, चाहे ये समांतर ही रहेंगे। यानी अगर पी क्यू को मैं पी जी भी कर दूँ ना, और इस पूरे ए सी को अगर मैं एच आई जितना भी छोटा कर दूँ, तब भी ये समांतर रहेंगे। यानी ये भुजा इसके समांतर होगी। ठीक है, ऐसे ही आप इस भुजा को इस भुजा के समांतर कह सकते हो। भाई ये दोनों समांतर हैं तो इसी प्रकार से ये दोनों भी समांतर होंगी, क्योंकि ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के समांतर है। मध्य बिंदु पर में ऐसे अगर आप करते हैं तो ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के समांतर आती ना, तो ये वाली छोटी भुजा इस छोटी भुजा के समांतर होंगी। तो जब आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं तो ये हमारा बन जाएगा समांतर चतुर्भुज, और ये मुझे दर्शाना था। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि अब चतुर्भुज, इसका नाम क्या है, पी जी एच आई, पी जी एच आई में हमने क्या देखा कि भाई पी जी समांतर होगी एच आई के, पी जी समांतर है एच आई के, व पी आई समांतर है जी एच के। ठीक है, तो पी जी एच आई एक समांतर चतुर्भुज है। एक क्या बन गया हमारा, समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने कौन बराबर होंगे, मतलब ये वाला कौन इसके बराबर होगा, इसका नाम एंगल एच कह लो, इसका एंगल पी। तो आप कह सकते हो कि एंगल एच बराबर होगा एंगल पी के। रीजन लिख देना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं भाई। ठीक है, अब एंगल एच कितना है, ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल पी का मुझे पता नहीं, एंगल पी तो मुझे निकालना है। अब एंगल एच 90 डिग्री क्यों है ये भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ए बी सी डी आपको एक समचतुर्भुज दिया था, तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो इन दोनों ने एक दूसरे को 90-90 पे काटा, तो ये 90 का तो होगा ना। अब ये 90 का है तो ऑटोमेटिक बात है ये भी हमारा 90 का पाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसलिए मैंने कहा कि एंगल एच 90 का है। अब रीजन लिख देना कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इसी कारण हमने यहाँ पर 90 लिखा। तो अब हमने क्या कर दिया, इस चतुर्भुज में पी क्यू आर एस में आमने सामने की भुजाओं को बराबर भी दिखा दिया और इसका एक कोण 90 डिग्री भी दिखा दिया। तो अब मैं इसको एक आयत कह सकता हूँ। तो आप इसको लिखना कि भाई अब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, वह एक कोण 90 डिग्री का है। इसलिए पी क्यू आर एस एक आयत है, इसलिए मैं इसको एक आयत कह रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथ ही है, इसको वैसे लास्ट में देना चाहिए था, सबसे लास्ट में। ये पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दे दिया। तो पहले सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी आमने सामने की भुजाओं को बराबर दिखाया। आमने सामने की भुजाएं बराबर हुई तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरा काम था कि इसका एक कोण 90 डिग्री दिखाया जाए। इसके लिए मैंने इस छोटे वाले चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज दर्शाया। जैसे ये समांतर चतुर्भुज हुआ तो इसके आमने सामने कोण बराबर हो गए। ये तो 90 था ही, ये भी 90 हो गया, बस। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार वापस से निकालिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा।
है ना। सिर्फ देखने से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, और स्पेशली ये तो आएगा ही नहीं। सिर्फ आप इसको देखते जाएंगे तो समझ नहीं आएगा, खुद ब खुद निकालिए, जहाँ अटके ना उसको वापस से देख लीजिएगा। और अगर आपको ये तरीका ना समझ में आए तो दूसरे तरीके से भी इसको कराया जा सकता था, तो आप बता दीजिएगा, लेकिन दूसरा तरीका थोड़ा सा लेंथी है, ये मैंने सबसे छोटा तरीका कराया था। ठीक, तो बस ऐसे आपने करना था इसको। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखो। ठीक है, क्या लिखा है कि ABCD एक आयत है। आपको एक आयत दिया है ABCD, तो साथ साथ आकृति बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये आयत है, ये है ABCD, जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD, DA के मध्य बिंदु हैं। मतलब AB का मध्य बिंदु है P, BC का मध्य बिंदु है Q, CD का मध्य बिंदु है R और DA का मध्य बिंदु है S। ये भी आपको मिला हुआ है। हमें दर्शाना है कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। यानी अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दूं तो जो आकृति बनेगी वो एक समचतुर्भुज होगी, ऐसा दर्शाना है। समझ रहे हो? मतलब PQRS को आपने समचतुर्भुज दर्शाना है भाई। तो इसको समचतुर्भुज कैसे दर्शाओगे? अब समचतुर्भुज के दो गुण लिखवाए थे मैंने आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में। मैंने आपको कहा था कि समचतुर्भुज के अंदर दो स्पेशल गुण होते हैं। पहला गुण लिखवाया था कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और दूसरा स्पेशल गुण लिखवाया था कि इसके विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो अगर मुझे किसी आकृति को समचतुर्भुज दर्शाना है ना, तो उसके अंदर ये दोनों गुण होने चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे PQRS को एक समचतुर्भुज दर्शाना है ना, तो इसके अंदर भी दो गुण होने चाहिए। पहला गुण होना चाहिए इसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, मतलब मुझे इसकी सभी भुजाओं को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा गुण क्या होना चाहिए कि इसके विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करने चाहिए। कहने का मतलब जब मैं PR और SQ, ये दोनों विकर्ण है ना, इनको जब मैं जोड़ूंगा तो ये दोनों परस्पर समद्विभाजित भी होने चाहिए और 90 डिग्री पर समद्विभाजित होने चाहिए। समझ रहे हो? यहाँ पर जो कोण बनने चाहिए वो 90-90 के बनने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो उसको दिखाओगे कैसे? तो सबसे पहले मैं थोड़ा इरेज कर दूँ इसको मैं। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि यार इसकी सभी भुजाओं को बराबर दिखाना है ना। तो इसकी सभी भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए हम यहाँ पर बनने वाली चारों त्रिभुजों को सर्वांग में दिखा देंगे। यहाँ पे 4 त्रिभुज बन रही है ना, एक तो आपकी ये वाली त्रिभुज बन रही है। ठीक है, एक आपकी बन रही है ये वाली, ऐसे ये वाली त्रिभुज है। इन चारों को आप सर्वांग में दिखा दो। जैसे ही आप इन चारों को सर्वांग में दिखा दोगे ना, तो आप कह पाओगे कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। यानी चारों भुजाएं अपने आप में बराबर हो जाएंगी। कब कैसे होंगी? जब आप इन चारों त्रिभुजों को सर्वांग में दिखाओ। बात समझो? यानी एक काम तो यहाँ से हो गया, सभी भुजाएं बराबर होगी। दूसरा, इसके विकर्णों को 90 डिग्री पर समद्विभाजित दिखाना है। मतलब मुझे PR को, जो इसका विकर्ण है, और SQ को, इन दोनों को 90-90 डिग्री पर समद्विभाजित दिखाना है भाई। ठीक है, अब इसको कैसे दिखाओगे? तो इसके लिए आप काम करना, ये छोटी वाली त्रिभुज ले लेना, इस छोटी त्रिभुज को इस छोटी त्रिभुज के सर्वांग में दिखा देना। ठीक है ना, चारों को 90 डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 भी दिखा दोगे तब भी काम चल जाएगा आपका। एक भी दिखा दो तब भी चल जाएगा ना, क्योंकि एक 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा, इसके से सभी कोण भी 90-90 के हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो आप क्या काम करना, ये 2 छोटी छोटी त्रिभुज ले लेना, एक ये वाली और एक ले लेना ये वाली त्रिभुज। बात समझ में आ रही है आपको? ये वाली त्रिभुज ले लेना एक, तो एक ले लेना आप ये वाली त्रिभुज, और इन दोनों को दिखाना सर्वांग सम।
जैसे ही ये दोनों सर्वांग सम होंगी तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और मुझे पता है कि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, हाँ, रैखिक युग्म के हिसाब से, तो वहाँ से 90-90 निकलाएंगे। ठीक है, स्टेप समझ गए। पहला स्टेप क्या है कि आप इन चारों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाओ। दूसरा स्टेप क्या है कि आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाओ। ठीक है, चारों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाओगे तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। जब आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाओगे, ये दोनों ग्रीन ग्रीन वाले को, तो ये दोनों कोण आपके 90-90 आ जाएंगे। तो बस आपका काम बन गया। ठीक है, करोगे कैसे वो देखो। तो सबसे पहले तो आप खुद ब खुद ट्राई कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए, उसका देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें ABCD एक आयत दिया है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD DA के मध्य बिंदु है। तो ये आप अपने आप लिख लीजिएगा। फिर हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लीजिएगा। सिद्ध क्या करना है भाई, PQRS एक समचतुर्भुज है, ऐसा सिद्ध करना है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली सिद्ध करा देता हूँ। तो अब सिद्ध कैसे करोगे, मैंने कहा कि इन चारों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाओ। इसके लिए आप क्या काम करना, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम दिखा देना। जैसे भाई मैं ये वाले त्रिभुज सर्वांग सम दिखा देता हूँ, मान लो इस त्रिभुज के, है ना। इन दोनों को सर्वांग सम कैसे दिखाओगे, देखो मुझे पता है यार ये वाला भाग इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि P मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या करता है, आधा आधा बांट देता है, मतलब AP बराबर हो गया PB के। ऐसे ही ये वाला भाग इसके बराबर होगा। ये क्यों भाई, क्योंकि आयत है तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये पूरी भुजा DA बराबर है इस पूरी भुजा CB के, है ना। तो अगर मैं DA का आधा कर दूंगा और CB का भी आधा कर दूंगा तो इनका आधा आधा भाग भी बराबर होगा। भाई ये पूरा पूरे के बराबर है तो इसकी आधी भुजा के तो बराबर होगी ना। ठीक है, अच्छा भाई, और ये कोण 90 का है क्योंकि हमें आयत दे रखा है ABCD, आयत है तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये कोण 90 है तो ये भी 90 का है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दूंगा। ये दोनों सर्वांग सम होंगी तो SP बराबर आ जाएगा PQ के। ऐसे ही PQ बराबर आ जाएगा RQ के। अगर आप इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं तो ये दोनों भुजाएं सर्वांग बराबर नहीं हो जाती क्या CP से, ऐसे ही ये दोनों भी बराबर हो जाती, तो RQ बराबर आ जाएगा SR के। बस सुनना, तो लिखो कैसे, सबसे पहले लिखो त्रिभुज SAP व त्रिभुज QBP में। ठीक है, तो पहले आप अपने आप लिखिएगा। ठीक है, जो आपको बता दिया ना, हिंट जो आपको दे दिया उससे आप अपने आप कोशिश कीजिए निकालने की। ठीक है, तो मैं ये दोनों त्रिभुज ले लेता हूँ, बस इनको लिख देता हूँ भाई कैसे कैसे सर्वांग सम है। तो हम कहेंगे भैया SA बराबर होगा QB के। ये जो SA है ये QB के बराबर होगा। रीजन क्या लिखोगे, कहोगे बराबर भुजाओं का आधा भाग, बराबर भुजाओं का आधा भाग। भाई ये दोनों भुजाएं बराबर थी ना, ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर थी, तो इसका आधा बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बस ये लिखा हमने। अच्छा, AP बराबर होगा PB के, ये भी लिख दो। अच्छा, इसमें रीजन क्या लिखोगे, इसमें रीजन लिखोगे क्योंकि P हमारा एक मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। P हमारा क्या एक मध्य बिंदु दिया है, तो AP बराबर PB तो होगा ही। और एंगल A बराबर होगा एंगल B के, इसको भी लिख दो, एंगल A बराबर होगा एंगल B के। रीजन आप लिखना दोनों 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड से दोनों आपकी सर्वांग सम आ गई, लिख दो साइड एंगल साइड से त्रिभुज SAP सर्वांग सम आ गई है त्रिभुज QBP के। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम आ जाती हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं, मतलब SP बराबर होगी PQ के, यानी SP बराबर हो गई PQ के। आप यहाँ से देख लो, चाहे SP पहला लास्ट अक्षर QP कह दो PQ कह दो, बात एक ही है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई। अब ऐसे ही अगर आप इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं तो PQ और RQ बराबर नहीं आ जाता, ऐसे ही RQ और SR भी बराबर आ जाता। करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखिए इसी प्रकार अगर SP PQ के बराबर आई है
तो पी क्यू भी बराबर आ जाता क्यू आर के। ये जो पी क्यू भुजा ये क्यू आर के बराबर आ जाती और क्यू आर भुजा आर एस के बराबर आ जाती, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है भाई, तो चारों भुजाएं तो आप बराबर कर दी। अब अपनी दो त्रिभुज लेनी है। ठीक है, इन दोनों को सुरंग सिद्ध करना है भाई। अब इनको कैसे करोगे वो देखो। तो इसका मैं नाम लेता हूँ जैसे ओ, इस पॉइंट का, तो आर ओ एस त्रिभुज और त्रिभुज आर ओ क्यू। इन दोनों को सुरंग सम कैसे सिद्ध करोगे? तो मुझे पता है यार ये वाली भुजा इसकी भुजा के बराबर तो है, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया ना चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, अच्छा अगर मैं ओ एस को, ये जो भुजा है ओ एस, अगर मैं इसको ओ क्यू के बराबर दिखा पाता तो मैं साइड 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 से इन दोनों को सुरंग सम सिद्ध कर लेता। अब ओ एस और ओ क्यू को बराबर कैसे दिखाओगे? तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना। मुझे पता है यार कि इसकी मैंने चारों भुजाओं को बराबर दिखाया अभी, है ना, यानी ये भुजा इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर। कह सकता हूँ कि पी क्यू बराबर है एस आर के, ऐसे भी कह सकता हूँ। चारों भुजाएं बराबर हैं तो वैसी बात है कि आमने सामने की भुजा बराबर है ना, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। और जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये हमारा पी क्यू आर एस जो है ना, ये एक समांतर चतुर्भुज भी बन गया। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज भी बन गया है। अब समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है कि उसके विकर्ण जो है ना वो समद्विभाजित करते हैं। उसके विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित, यानी ये भाग इसके बराबर है और ये वाला भाग इसके बराबर है। तो इस तरीके से मैं कह पाऊंगा कि एस ओ बराबर होगा ओ क्यू के। बस फिर अपना साइड 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 लगा के इन दोनों को सुरंग सिद्ध कर देना। तो पहले आप खुद ब खुद करें, उसके बाद ना निकले तो देख लेना। तो मैं लिखूंगा कैसे वो देखो। मैं कहूँगा भाई इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो यह एक समांतर चतुर्भुज भी होगा, एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। अब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के अंदर एक गुण होता है कि उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तब क्या देना? तो इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, इसका मतलब एस ओ बराबर हो गया ओ क्या ओके, ओ आर बराबर हो गया ओ पी के। बस हम यही चाहिए था, बाकी करते जाओ अपना। ठीक है, अब क्या करोगे? ये दोनों त्रिभुज लोगे, त्रिभुज आर ओ एस व त्रिभुज आर ओ क्यू में क्या क्या बराबर है भाई? सर ओ एस बराबर है ओ क्यू के, ओ एस बराबर हो जाएगा ओ क्यू के। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने कहा ना कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो आप लिख दो कि भैया ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। ठीक है, इसी तरह ओ आर बराबर होगा ओ आर के, भाई दोनों में ही कॉमन है। रीजन लिख दो आप उभयनिष्ठ। ठीक है, एस आर बराबर होगा आर क्यू के, ये मैंने अभी सिद्ध किया। ये कहाँ गया अपना? एस आर बराबर होगा आर क्यू के। इन दोनों भुजाओं को, चार भुजाएं बराबर है ना, तो अभी सिद्ध किया, बस लिख दो अभी सिद्ध किया। तो साइड 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 से मैं इन दोनों त्रिभुजों को सुरंग सिद्ध कर सकता हूँ। तो लिख देंगे बस साइड 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 से त्रिभुज आर ओ एस सर्वांगसम हो गई है त्रिभुज आर ओ क्यू के। यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, इसको आप एक नाम दो, इसको आप दो नाम दो। एंगल एक बराबर हो गया एंगल दो के, एंगल एक बराबर हो गया एंगल दो के। रीजन लिख देना बस CPCT।
ठीक है। अब देखो, मुझे पता है कि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, वहाँ से 90 90 आ जाएंगे बस। ठीक है, लिखोगे कैसे वो देखो। तो हमें क्या पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा 180। रीज़न लिख देना बस, रैखिक युग्म। और यहाँ से देखो, एंगल 1 का एंगल 1, एंगल 2 को लिख सकता हूँ एंगल 1, ये दोनों बराबर है ना, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 एंगल 1 बराबर आ गया 180 डिग्री। तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया, 90 के। इनको जोड़ोगे तो 2 एंगल 1 आएगा, 2 गुना में आ जाएगा भाग में, यानी एंगल 1 को आपने 90 डिग्री सिद्ध कर दिया। यानी अब समझना इस चीज़ को, आपने इसको समद्वि भाजित भी सिद्ध कर दिया, आपने ये भी सिद्ध कर दिया कि ये कोण 90 का है। कोई भी एक कोण 90 का कर दो, ऐसा नहीं कि चारों करना है, एक कोण कर दो अपने आप ही 4 हो जाते हैं। और वैसे भी 90 डिग्री पर समद्वि भाजित का मतलब ये है कि एक कोण 90 का होगा। चाहो तो चारों कर दो, चाहो एक कर दो, अपनी मर्जी होती है। तो हमने इस कोण को 90 भी सिद्ध कर दिया, इनको समद्वि भाजित भी सिद्ध कर दिया, और इसकी सभी भुजाएं बराबर सिद्ध कर दी। तो एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, उसके विकर्ण 90 पर समद्वि भाजित करें, तो उसको हम बोल देते हैं समचतुर्भुज। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई तो यह एक समचतुर्भुज है। यह मतलब PQRS। ठीक है, और रीज़न दोगे तो और बढ़िया है, बता सकते हो ना कि भाई समचतुर्भुज ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हम निश्चित कर दी हैं, इसकी सभी भुजाएं हमने बराबर सिद्ध कर दी। ठीक है, इसके विकर्णों को हमने परस्पर समद्विभाजित दिखा दिया 90 डिग्री पर, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक समचतुर्भुज है। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने 4 छोटी छोटी त्रिभुज ली, कोने कोने वाली, इनको सर्वांगसम सिद्ध किया। जैसे सर्वांगसम हुई तो इनकी भुजाएं बराबर होगी, यानी चारों भुजाएं बराबर होगी। मैंने 2 छोटी छोटी त्रिभुज ली, इनको सर्वांगसम किया, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। मुझे पता है कि इन दोनों का जोड़ 180 होगा, वहाँ से ये कोण 90 भी आ गया, तो कोण 90 भी हो गया, समद्विभाजित भी हो गए, और चारों भुजाएं बराबर होगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक समचतुर्भुज है। एक बार वापस से ट्राई कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आप निकाल रहे हैं ना, तो उसको पहले जैसे मैंने हिंट दिया आपको, भाई इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो आप उसी टाइम वीडियो को पॉज करके निकाला करो। पूरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे, पूरा क्वेश्चन देखते देखते समझोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। पहले हिंट मिला है ना आपको, तो उससे आप क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब प्रश्न नंबर 4 कॉपी कर देते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले इसका एक प्रमेय पढ़ लेते हैं भाई, है ना। मैंने आपको कहा था एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में कि इसके अंदर 2 प्रमेय यूज़ होंगी। एक प्रमेय तो हमने पढ़ ली थी, एक प्रमेय रह गई थी, उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो इसके अंदर यूज़ होगी। ठीक है, तो आप लिख भी लीजिएगा साथ साथ। प्रमेय है आपकी मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। हमने मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी थी ना, उसका ये विलोम है। विलोम मतलब उसका उलट। ठीक है, इसका मतलब समझो भाई। जैसे मध्य बिंदु प्रमेय आपको याद थी, तो उसमें क्या था कि यार एक त्रिभुज देता था। ठीक, क्या देता था कि इसके 2 मध्य बिंदु हैं, 2 भुजाओं के मध्य बिंदु दे देता था। फिर हम क्या कहते थे कि जब मैं इनको मिलाऊंगा ना, तो जो रेखाखंड होगा वो समांतर होगा, ये कहते थे। अब ये ठीक इसका उलट है। अब की बार आपको रेखा समांतर मिली है, मतलब एक त्रिभुज मिला आपको, मान लो ABC। ठीक है, अब की बार आपको रेखा समांतर दे दी, कह दिया कि MN एक रेखा है जो समांतर है BC के, है ना। इसका एक पॉइंट आपको मिड पॉइंट दे दिया भाई, आपको एक पॉइंट मिड पॉइंट दे दिया, M आपको मध्य बिंदु दे दिया, और कह दिया कि ये रेखा इसके समांतर है। तो आप ये कह सकते हो कि N भी मध्य बिंदु होगा। N भी क्या होगा, एक मध्य बिंदु। बात समझना, पिछली बार क्या था कि आपको मध्य बिंदु दिया गया था, आपने कहा था कि इनको जोड़ने पर बनने वाली रेखा जो है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। मध्य बिंदु दिया था, आपने रेखाओं को समांतर कहा था। अब की बार रेखाएं समांतर दे रखी हैं, आप कह रहे हो कि पॉइंट जो है ना वो मध्य बिंदु है। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझ लो। जैसे ना आपको ना एक त्रिभुज दे देगा, मान लो ये त्रिभुज दे दी, आपको कह देगा कि भैया ये पॉइंट M पॉइंट एक मिड पॉइंट है, एक मध्य बिंदु है, और ये रेखा MN रेखा इसके समांतर दे देगा। फिर आपसे कहेगा कि सिद्ध करो N भी एक मध्य बिंदु होगा।
तो आप कैसे कहोगे? आप कहोगे सर एन भी एक मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा? क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम यह कहता है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो और एक पॉइंट आपको मध्य बिंदु दे रखा हो तो दूसरा पॉइंट भी मध्य बिंदु होगा, है ना। आप इसको लिखेंगे कैसे? आप कहेंगे सर एम मध्य बिंदु है, ये हमको मिला हुआ है, तथा एम एन आपको समांतर दिया है, एम एन समांतर है मान लो BC के, ये भी हमको मिला हुआ है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से मैं कह सकता हूं कि एम एन समांतर होगा BC के। मैं एम एन को समांतर दिखा सकता हूं, सॉरी एम एन तो समांतर है यार, है ना। मैं कह सकता हूं कि एन भी मध्य बिंदु होगा, एन भी मध्य बिंदु होगा। बात समझ आ रही आपकी? भाई एक तो मध्य बिंदु दे ही रखा था, रेखा आपको समांतर दे रखी थी। अब की बार आपने क्या कहा कि दूसरा बिंदु भी मध्य बिंदु होगा, दूसरा बिंदु भी मध्य बिंदु होगा। कहने का मतलब ये वाला भाग इसके बराबर पाएगा, है ना। अभी मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा है कि ABCD एक समलंब है। ABCD आपको एक समलंब दे रखा है, जिसमें AB समांतर है DC के, AB भुजा DC के समांतर दी गई है। साथ ही BD एक विकर्ण है, BD आपको एक विकर्ण दिया है भाई, और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, जो E पॉइंट है ना, ये आपको मध्य बिंदु दे दिया, पहले से ही आपको क्या दे दिया? मध्य बिंदु दे दिया। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई, मतलब E वाली जो रेखा है ना, ये वाली रेखा जो रेखा खींची गई, ये AB के समांतर खींची गई, समझ रहे हैं? ये रेखा इसके समांतर खींची गई है, यानी तीनों की तीनों समांतर हो गई अपनी, है ना। जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये रेखा जो है ना, ये रेखा BC को F पॉइंट पर काटती है। भाई हमें दर्शाना है कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। हमें दर्शाना है जो F पॉइंट है ना, ये भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक, वापिस समझो, E आपको मध्य बिंदु दे रखा है, कह रखा है कि ये रेखा इसके समांतर है, यानी अगर मैं इस पॉइंट को G मान लूं, समझना इस चीज को, ये रेखा इसके समांतर दे रखी है ना। जब रेखाएं समांतर होंगी तो बिंदु मध्य बिंदु कहलाएगा, यानी ये अगर मध्य बिंदु है, ये रेखा इसके समांतर है, तो हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट है G पॉइंट, ये भी मध्य बिंदु होगा। इसको मैं लिख दूं एक बार, ये भी क्या होगा? हमारा मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। बात समझ में आ गई ना? ये रेखा इसके समांतर है, पूरी रेखा इस पूरे के समांतर थी। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो आप उनको कितना छोटा कर लो, कितना बड़ा कर लो। जैसे इस पूरे का इस पूरे के समांतर है ना, तो अगर मैं EF के बजाय EG भी कर लूँगा ना, तब भी समांतर रहेंगे, है ना। तो ये मध्य बिंदु दे रखा था, ये रेखा इसके समांतर है ही, तो दूसरा पॉइंट भी एक मध्य बिंदु होगा, मैंने आपको बताया अभी। अब ऐसे ही अगर आप ये वाली त्रिभुज देखो, त्रिभुज DBC, इस त्रिभुज में अभी आपने क्या सिद्ध किया? G को मध्य बिंदु सिद्ध किया, है ना। और GF रेखा, ये जो GF रेखा है, ये इसके समांतर होगी, है ना। देखो ये इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ये भुजाएं भी समांतर होंगी ना, यानी ये भुजा इसके समांतर होगी, समांतर होगी, और ये मध्य बिंदु दे ही रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है F भी मध्य बिंदु होगा। अभी मैं आपको लिख के समझाता हूँ इसको। आप लिखोगे कैसे? आप कहना कि सर E मध्य बिंदु है, ये हमको दिया है ना, ये मध्य बिंदु दिया है, और EG आपको समांतर मिला है AB के, और वह EG समांतर है AB, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं
कि जी भी मध्य बिंदु होगा। रीज़न क्या बताया, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तब इसको ऐसे लिखना, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। आप कह सकते हो कि जी भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अब ठीक ऐसे ही जी को आपने मध्य बिंदु सिद्ध कर दिया, मध्य बिंदु सिद्ध किया ना अभी के अभी। तो अब यहां पर जी मध्य बिंदु हो गया और जी एफ समांतर है डी सी के, तो इसको लिख दो, जी मध्य बिंदु है। अब क्या है, जी मध्य बिंदु है व जी एफ समांतर ए बी है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से आप क्या कह सकते हो कि एफ भी मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से एफ भी मध्य बिंदु होगा। बस हो गया, वापिस समझ लो भाई। ये तो मध्य बिंदु था, ई जी इसके समांतर थी, तो जी भी मध्य बिंदु होगा। ऐसे ही जी मध्य बिंदु आपने सिद्ध कर दिया, जी एफ इसके समांतर थी, तो एफ भी मध्य बिंदु होगा। बस इस राम कथा को है ना लिखना है आपने, तो बस हमने लिख दिया, इसको कर लेंगे।